हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम वीकेंड पे, आज संडे है, तो हम अभी तक के, जैसे कि हम बात करें तो 7 जून से 12 जून तक के पिछले एक सप्ताह के जितने भी क्वेश्चंस हमने एमसीक्यू के फॉर्मेट में हमने डिस्कशन किया है उसको हम एक वन लाइनर के रूप में अभी डिस्कस करेंगे। जिससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आपको जो भी प्रश्न पिछले एक सप्ताह के हैं वो वन लाइनर के रूप में आप जल्दी जल्दी उसे रिवाइज कर पाओगे और आप उसको स्मरण कर पाओगे, जिससे वो काफ़ी समय तक आपको याद रहेगा। क्योंकि बार बार जब हम चीज़ों को दोहराते हैं, जैसे कि आप एक सप्ताह तक एमसीक्यू फॉर्मेट में आपने पढ़ा, उसको काफ़ी डिटेल्स में हमने समझा, फिर जब एक सप्ताह बीत जाता है उसके बाद संडे के संडे, जैसे कि हमारा रूटीन के हिसाब से हम वीकली वन लाइनर करंट अफेयर्स लाते हैं, जो पिछले हफ्ते के जो सारे करंट अफेयर्स, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो संकलित किया गया होता है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। जिससे आपके आने वाले एग्जाम्स में अगर इस तरह से प्रश्न पूछे जाएं, करंट अफेयर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको बखूबी याद रहेगा वो। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जो हम काम करते हैं सेशन शुरू होने के पहले, तो हम एक मोटिवेशनल कोट्स के द्वारा शुरुआत करते हैं, जिसे आप कोट ऑफ द डे के रूप में भी जानते हो। तो देखते हैं आज का कोट ऑफ द डे क्या है। तो आज का कोट है, शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जाहिर सी बात है, आप सबको पता भी होगा कि शिक्षा के बदौलत ही हम बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं, हम अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं। शिक्षा वो ऐसा ऐसा धन है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता या फिर उसे आपसे कोई बांट नहीं सकता, और शिक्षा के बल पे आप इस पूरी दुनिया को बदल सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन के इम्पोर्टेंस की बात की जा रही है। अगर आपके पास मानो कुछ भी नहीं है, आप एकदम से गरीब हैं, निर्धन है धन संपत्ति के मामले में, ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा खेत नहीं है, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, ठीक है, या आपके विरासत में आपको कुछ नहीं मिला है, लेकिन अगर आपकी शिक्षा दीक्षा, अगर आपका एजुकेशन लेवल अच्छा है, ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो। और इतना ही नहीं, आप अपना व्यक्तिगत विकास तो करोगे ही, और आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो, अपने समाज को बदल सकते हो, अपने देश को बदल सकते हो, और एक अच्छा मैसेज आप दे सकते हो, ठीक है, जिसके बदौलत आपका नाम कमाओगे, यश कमाओगे और धन भी कमाओगे। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सबको पता है, अगर हम बात करें अब्दुल कलाम के बारे में, ठीक है, अगर हम भीमराव अंबेडकर की बात करें, तो इन लोगों के बारे में आप सभी बखूबी जानते हैं कि इनका बैकग्राउंड कैसा था और ये किस परिस्थिति में इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की, और उसके बाद इन्होंने विश्व स्तर पे नाम कमाया, जिन्हें आज भी हम याद करते हैं और बड़े सम्मान के साथ याद करते हैं। इन्हें आज भी युवा अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब ये है कि शिक्षा में इतनी ताकत होती है कि आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं और अपने लाइफ में, अपने जीवन स्तर में, अपने व्यक्तित्व में, अपने समाज में आप एक आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये मोटिवेशनल कोर्स था। अब हम बढ़ते हैं अपने सेशंस की ओर, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चंस को हम जल्दी जल्दी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व आईएएस अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है, जिसमें जो पूर्व आईएएस अधिकारी होते हैं उन्हें चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है। अगर हम बात करें तो एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है, उसके बाद 4 और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी होते हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के जिस आईएएस अधिकारी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति की गई है, उनका नाम है फ्रेंड्स अनूप चंद्र पांडे। ये आपको इनका नाम याद रखना है, अनूप चंद्र पांडे। इस तरह के प्रश्न अक्सर, जैसे कि नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट, इससे रिलेटेड, क्योंकि आप सबको पता है कि चुनाव आयोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है, ठीक है, एक लोकतंत्र के अंदर चुनाव आयोग की क्या पोजीशन होती है यह आप सबको पता है। तो उसमें एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में बन सकता है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जिस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया है, मंजूरी दे दी है हाल ही में, तो उस राज्य की अगर हम बात करें तो हमने इस पे MCQ में भी डिस्कस किया था, तो वो राज्य है हरियाणा, राजस्थान सॉरी, ये आपको याद रखना है, वो राज्य है राजस्थान, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इसके तहत दोस्तों अगर मैं शॉर्ट में बता दूं आपको, क्योंकि यहाँ हम अभी रिवीजन कर रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम रिवाइज करने की एक कोशिश करेंगे, और डिटेल्स में हमने पहले भी इस पे डिस्कशन किया है तो थोड़ा थोड़ा डिटेल्स भी हम देखते चलेंगे। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की बात की जा रही है, जो राजस्थान राज्य सरकार की एक पहल है। तो इसके तहत है कि जो भी किसान हैं जो खेती को जो मतलब ऊर्जा के रूप में बिजली को खेती में यूज करते हैं, अपने कृषि संबंधी कार्यों में ऊर्जा के रूप में बिजली इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, तो उनको उस योजना के तहत इसमें छूट दी जाने का प्रावधान है। उनको इस योजना में एक रिलैक्सेशन दी जाने की बात की जा रही है। तो ये जो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है ये इससे ही संबंधित है, जो बिजली से जो कृषि कार्य किए जाते हैं उसमें किसानों को छूट प्रदान की जाएगी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के GDP के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो फ्रेंड जैसा कि हम पहले भी पढ़े कि वर्ल्ड बैंक का अनुमान, IMF का अनुमान, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का अनुमान, जितने भी ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां होती हैं, ठीक है, ये देशों के GDP के अनुमान के बारे में एक अनुमान प्रोजेक्ट करती हैं एक फिनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्राइसिल की, जिसने भारत के GDP के विकास दर को 11% से घटाकर 9.5% कर दिया है। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है जैसे कि अभी हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, इस कोरोना महामारी की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी पीछे चली गई है और एक ठहराव की स्थिति आ गई है। तो GDP विकास दर में कमी होना एक लाजमी, एक जाहिर सी बात है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये जो प्रत्यायन दिवस मनाने के पीछे जो मंशा होती है, जो उद्देश्य होता है, वो ये होता है कि जो इंडस्ट्रियल जो गुड्स होते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें कि आप किसी सरिये की बात करते हैं घर बनाने में, सीमेंट की बात करते हैं, ठीक है, और उसमें पेंट की बात करते हैं, तो ये जो जितने जो कच्चे सामग्री हैं, जिन जिन चीज़ों का यूज आप करते हैं घर बनाने में, ठीक है, तो और भी चीज़ हो सकते हैं जो दैनिक जीवन में जिसको उपभोग के रूप में हम यूज करते हैं, तो उनको एक प्रत्यायन दिया जाता है, एक्रीडिटेशन दिया जाता है। जैसे कि आप सुने होंगे कि ISO 9001, 2010 इस तरह से प्रमाणित किया जाता है चीज़ों को, जो गुड्स होते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में कि उपभोक्ताओं को एक गुणवत्तापूर्ण जो उत्पाद है वो प्राप्त हो सके, तो उसी के उपलक्ष्य में, उसी के संरक्षण देने के लिए, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है, और वो 9 जून को मनाया जाता है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि वह देश जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कशन किया था कि ये बिटकॉइन जो होती है अभी काफ़ी प्रचलन में है, और ये एक तरह से डिजिटल वैलेट है, ठीक है, ये वैलेट के रूप में एक मुद्रा होती है, इसका कुछ फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है। जैसे कि हम बात करें, अगर रुपए की बात करें, दिनार की बात करें, डॉलर की बात करें, ठीक है, या फिर लीरा की बात करें, पौंड की बात करें, टका की बात करें, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, आप उसको हाथ से छू सकते हो। लेकिन ये बिटकॉइन एक आभासी मुद्रा है, ये डिजिटल वैलेट के रूप में रहता है। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि एक बिटकॉइन की कीमत कितनी होती है, तो उसे अगर रुपए के संदर्भ में आप देखोगे तो एक बिटकॉइन 27 लाख रुपए के आसपास उसकी वैल्यू होती है। तो फ्रेंड्स इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मुद्रा कितनी प्रचलन में है। तो यह दुनिया का, विश्व का वह कौन सा देश है जो पहला देश बन गया है बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला? तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, वो देश है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर का नाम आपने सुना होगा, ये मध्य अमेरिका का देश है, पैसिफिक ओशियन की ओर। देखिए आप जब करंट अफेयर पढ़ते हो तो आप अपने सामने एटलस रखा करो, ठीक है, जो भी अगर देश की बात आती है या फिर किसी फिजिकल मैप की अगर हम बात करते हैं, पहाड़, पर्वत, पठार, नदियों की बात करते हैं, पहाड़ों की बात करते हैं, तो उस समय आप उसको उस मैप में देखने की कोशिश करें, उस एटलस में देखने की प्रयास करें। इस तरह से आप उसको याद रख पाओगे और उसके आसपास के चीज़ों को भी समझ पाओगे। तो इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के बहाने आप 2-4 चीज़ें और जान जाओगे।
तो अल सल्वाडोर की हम बात कर रहे हैं। वैसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि ये विश्व का वह पहला देश है अल सल्वाडोर जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दी। तो इस तरह से रट्टा मार के आप अपने ज्ञान को और उसमें वृद्धि नहीं कर सकते हो और समझ अपनी डेवलप नहीं कर पाओगे। तो अल सल्वाडोर को सीधे हम मैप में देखेंगे, वर्ल्ड के मैप में, एटलस में देखेंगे तो ये आपको मध्य अमेरिका के पार्ट में, जहाँ पे अगर देखें तो जिधर कैरेबियन सी है, जो कैरेबियाई कंट्री आप जिसको बोलते हो, तो उस एक कैरेबियन सी है और एक तरफ पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन के तरफ ही मध्य अमेरिका में अल सल्वाडोर नाम का एक देश है जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में एक विश्व प्रसिद्ध बॉक्सर जो भारत से बिलोंग करते थे उनका निधन हो गया है हाल ही में, और उन्होंने 1998 के एशियाई खेलों में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनका नाम है डिंको सिंह और ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है किस चीज़ में? तो एनीमिया मुक्त भारत का जो इंडेक्स बनाया गया है 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार, तो उसमें पहला स्थान मध्य प्रदेश को मिला है, जिसने एनीमिया के जो मामले हैं उसमें एक उल्लेखनीय रूप से कमी दर्ज की गई है। और एनीमिया एक तरह की बीमारी है जो अगर आपके बॉडी में, अगर हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल की, तो रेड ब्लड सेल की काउंट अगर कम हो जाती है तो रक्त की कमी देखने को मिलती है। खास करके ये रोग पहले महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती थी कि उनमें खून की कमी पाई जाती थी, लेकिन अब ये एक आप देखोगे एक प्रचलन सा हो गया है, पुरुषों में भी इस तरह के रोग देखने को मिलते हैं, एक आम सी बात हो गई है। तो फ्रेंड्स तो ये भारत के वह कौन सा राज्य है जिसमें एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल के किस पूर्व क्रिकेटर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स ये स्पोर्ट्स सेगमेंट से एक प्रश्न है जिसे आपको याद रखना है कि बंगाल से बिलोंग्स करने वाले वो कौन से पूर्व क्रिकेटर हैं जिनका निधन हो गया है? तो उनका नाम है रवि बनर्जी। ये आपको याद रखना है, जिनका संबंध बंगाल से है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो फ्रेंड्स किस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो उसका नाम आपको याद रखना है, वो है वाटर ब्यूरियल, ठीक है। ये पर्यावरण से संबंधित मुद्दे पे बना एक मूवी है, एक फिल्म है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, और ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से बिलोंग करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि ये किस स्टेट के संदर्भ में इस मूवी को बनाया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्ति देने की मंजूरी प्रदान की है? तो फ्रेंड्स विश्ववीर आहूजा को जो ये अपॉइंटमेंट से संबंधित जो प्रश्न है उन्हें किस बैंक के एमडी और सीईओ बनाया गया है? तो आपको याद रखना है कि उन्हें आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। अगर हम आरबीएल बैंक की बात करें फ्रेंड्स, तो आरबीएल बैंक का जो फुल फॉर्म होता है वो है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। कभी कभी बैंकों के फुल फॉर्म्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया और किस बैंक पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो फ्रेंड्स ये आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये देश की शीर्ष एक जो एपेक्स मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक शीर्षस्थ एक संगठन है, एक संस्था है, ठीक है। तो ये क्या करती है, इसे बैंकों के बैंक के रूप में जाना जाता है और ये सारे बैंकों को एक गाइडलाइन जारी करती है, और अगर उसके गाइडलाइन पे, अगर उसके स्टैंडर्ड पे, अगर उसके मानक पे कोई भी बैंक खरा नहीं उतरता है, उसके नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर जुर्माना लगाने का भी अधिकार होता है रिजर्व बैंक के पास। तो उसने हाल ही में 6 करोड़ रुपए का जुर्माना किस बैंक पे लगाया है? तो आपको याद रखना है पंजाब नेशनल बैंक पे।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व कीट दिवस, वर्ल्ड पेस्ट डे, किस दिन मनाया जाता है? तो पेस्ट डे, कीट दिवस मनाने के पीछे ये उद्देश्य होता है, अगर हम किसी भी दिवस की बात करें तो उनको लोगों के में एक जन जागरूकता लाने की बात की जाती है, उस विषय वस्तु को संरक्षण करने की बात की जाती है। तो यहाँ पे कीटों की बात की जा रही है। कीट मतलब इंसेक्ट्स की, बहुत तरह के कीड़े मकोड़े आप देखते होंगे पाए जाते हैं, तो उनके संरक्षण की बात की जा रही है। तो ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये 6 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड लेवल पे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ कीटों के संरक्षण की बात इसलिए करते हैं कि अगर कीटे अगर नहीं रहे, जैसे हम पेस्ट कंट्रोल करते हैं, हर जगह कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, तो कीटों की जो आबादी है वो कम होने लगे, उनकी प्रजाति विलुप्त होने लगे, तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह बन जाएगा, क्योंकि ये जो इकोलॉजी सिस्टम है, ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके लिए सभी प्रजातियों का होना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ रुपए डॉलर 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी हाल ही में वह कौन सा देश है जिसका प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण गूगल पर जुर्माना लगाया है 26.8 करोड़ डॉलर का, यानी 1950 करोड़ रुपए का? तो वो देश है फ्रेंड्स, मैं आपको इसका आंसर बता दूं जो आपकी स्क्रीन पे है, वो है फ्रांस। आपको याद रखना है, फ्रांस ने गूगल पर 26.8 करोड़ का डॉलर का जुर्माना लगाया है, और ये जुर्माना इसलिए लगाया गया है कि इसने गूगल का जो ऐड का जो होता है, एडवर्टीजमेंट का जो सेंस होता है, तो ये अपने नियमों का उल्लंघन करके और अपना प्रचार को ज़बरदस्ती कहीं भी किसी साइट पे डालने के लिए और जबरन दिखाने के लिए, कि अगर आप मानो कि आप किसी स्कूल के बारे में पता कर रहे हो, कॉलेज के बारे में पता कर रहे हो कोई साइट खोल के, ठीक है, और उसमें बीच बीच में अगर कोई गाड़ी खरीदने की बात आ जाती है, या फिर ऐसा ऐड दिया जाता है जिसमें खाने पीने की वस्तुएं या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जानकारी आपको दी जाती है जो आपके किसी काम की नहीं होती है उस समय, ठीक है। आप अगर अपने एडमिशन के लिए क्वेरी कर रहे हो तो आपको गाड़ियों के बारे में ऐड दिख जाए या फिर अन्य चीज़ों का ऐड दिख जाए, तो ये जबरन जो ऐड दिखाने की जो परिपाटी गूगल के द्वारा की गई, इस बिना पर फ्रांस ने उस पर जुर्माना लगाया है करीब 1950 करोड़ रुपए का। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? तो फ्रेंड्स, ये ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौता ये है कि इसमें जो देश शामिल होंगे तो वो उसके जो स्काई है, ठीक है, उसमें हथियारों के, जैसे हम अगर बात करते हैं कि हथियारों के टेस्टिंग की बात होती है, तो इसमें ओपन स्काई की बात ये होती है कि सभी के वायु क्षेत्र में एक समझौता होता है जिस पे एक नियंत्रण की बात की जाती है। तो इसमें से रूस हाल ही में बाहर हो गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से अभी हाल ही में कौन सा देश है जो बाहर हो गया है, तो आपका जवाब होगा रूस। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की? तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करें सिंगल यूज़ प्लास्टिक की, जो काफ़ी एक कचरे के रूप में अगर आप देखो तो हम सिंगल यूज़ के रूप में ऐसे प्लास्टिक की यूज करते हैं, जैसे कि मान लो आप आजकल हर चीज़, अगर हम बर्तनों की बात करें तो आप रेडीमेड के तौर पे प्लास्टिक के कटोरे का यूज करते हो, बाउल का यूज करते हो, चम्मच का यूज करते हो, फोर्क का यूज करते हो, प्लेट का यूज करते हो। तो ये सब चीज़ें सिंगल यूज़ करने के बाद आप उसको कचरे में फेंक देते हो, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ ही जो कचरे होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, वो चुन लिए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो 2/3 भाग उसमें से चुन लिए जाते हैं और एक भाग रह जाता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। और अगर हम बात करें तो अगर हम उसको पानी में फेंक दें, ठीक है, अगर हम समुद्र की बात करें कि आप बीच पे घूमने जाते हो एक पर्यटन के स्थल के रूप में, अगर आप मुंबई जाओ, गुजरात जाओ, उड़ीसा जाओ, जहाँ पे बीच है, तो वहाँ पे आप पानी की बोतल, कुछ खाने पीने की चीज़ें अगर आप प्लास्टिक में वो अवेलेबल है तो उसे आप अगर क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा विलंब हो गया। तो अगर इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक आप यूज करते हो और उसे वहाँ पे डिस्पोज कर देते हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें कचरे के रूप में हम एक तरह से देखते हैं तो समुद्र को भी दूषित कर रहा है। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री
प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की। और ये कब की? तो इन्होंने ये शुरुआत विश्व समुद्र दिवस के अवसर पर उन्होंने की, क्योंकि समुद्रों के प्रति भी जागरूकता बढ़ाना आवश्यक था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, ये अगर हम बात करें तो ये कोरोना महामारी से संबंधित ये एक अभियान है जिसका नाम है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। ठीक है फ्रेंड्स, और ये किसके द्वारा शुरुआत की गई है ये आपको याद रखना है। तो ये शुरुआत की गई है नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन। पीरामल की आप देखोगे तो जो दवाइयाँ बनती है, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है पीरामल फाउंडेशन, तो उसके द्वारा इस तरह की एक योजना अभियान शुरुआत की गई है। और ये 112 जिलों में इस तरह की अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें आपको घर बैठे कोरोना के प्रति अगर माइल्ड संक्रमण है या शुरुआती दौर से आप गुजर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे आपके घर पे ही मुहैया कराई जाएगी और आपको अस्पतालों की ओर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो ये नए शिक्षा सलाहकार के रूप में रणजीत सिंह दिसाले को नियुक्ति दी गई है। और अगर दिसाले के बारे में हम बात करें तो इन्होंने भारत में शिक्षा को बढ़ाने के लिए और खासकर बालिकाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने काफ़ी गंभीर प्रयास किए हैं। और इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एक जो पशुओं को पालने वाले जो बाड़े होते हैं उनमें इन्होंने स्कूल का आयोजन किया और बच्चों के पढ़ाई में उनको सपोर्ट किया। तो इन्हें हाल ही में अभी विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम SME जिसे आप बोलते हो उसको प्रोत्साहन देने हेतु कितने करोड़ डॉलर के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है? तो ये फ्रेंड्स एक आंकड़ा आधारित प्रश्न है और आपको इसमें सीधे याद रखना है 50 करोड़ डॉलर की राशि की सहायता देने की बात कही जा रही है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह राज्य सरकार जिसने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार की एक अनोखी पहल है, एक खास पहल है जिसमें आप देखोगे कि आपने जहाँ पे वोट डाला है तो वहाँ का सेंस ये होता है कि आप जैसे वोट डालने जाते हो किसी बूथ पे जो एक एरिया वाइज आपके घरों के समीप बना होता है, तो वहीं पे आपको वैक्सीन की भी सुविधा कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए जो वैक्सीन देने की एक ड्राइव चल रही है अभी पूरे हमारे देश में, तो ये सुविधा आपको उस बूथ पे भी मिल जाया करेगी। तो ये अभियान दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो फ्रेंड्स, इसमें यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात की जा रही है और उसमें किस देश को सामाजिक परिषद के लिए एक 22 और 24 की अवधि के लिए किस देश को चुना गया है? तो वो है भारत। ये आपको याद रखना है कि भारत को चुना गया है 2022-24 की अवधि के लिए यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। ये एक डे से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह देश जिसके विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में अध्यक्ष का चुनाव जीता है मालदीव के साहिब अब्दुल्ला ने। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अगर हम बात करें तो ये बहुध्रुवीय पक्ष के ये पैरोकार हैं कि सभी देश अपनी बात रख सके संयुक्त राष्ट्र महासभा में, और इसके 76वें सेशन में इनको अध्यक्ष के रूप में इन्होंने विजय हासिल की है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये हमने पहले भी चर्चा किया है, जैसे कि हमने MCQs में पढ़ा था कि इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज की स्थापना की गई है, जिसे इनोवेशन क्लीनटेक 2.0 का भी नाम दिया गया है, जो जलवायु परिवर्तन और अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और
पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है और उससे निजात पाने की दिशा में ये भारत के द्वारा एक पहल की गई है, एक मिशन लॉन्च की गई है और ये पेरिस का जो जलवायु समझौता था उस दिशा में एक अगला कदम माना जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी दिवस से संबंधित प्रश्न है फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है क्योंकि ब्रेन ट्यूमर एक गंभीर बीमारी होती है और इस दिन को इसलिए मनाया जाता है, इसके पीछे ये उद्देश्य है कि ब्रेन ट्यूमर के जो भी लक्षण हैं उसे आप पहचानने की कोशिश करें उसके शुरुआती फेज में और उसके तहत आप एक प्रॉपर इलाज करें जो एक बाद में बड़ी एक गंभीर समस्या, गंभीर बीमारी के रूप में फैलने से जिसे आप रोक सकें। तो ये ब्रेन ट्यूमर के प्रति सजगता दिखाने के लिए, उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए इस दिवस को हर वर्ष 8 जून को मनाया जाता है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे फ्रेंड्स। अगले स्लाइड में जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये जो पहल है, ये नॉलेज इकोनॉमी मिशन, ये केरल सरकार की एक पहल है जिसमें लोगों को रोजगार देने के लिए हम बात करें तो ये नौकरी की संभावनाओं को और बढ़ाने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन एक लॉन्च किया गया है, इस तरह का एक अभियान शुरू किया गया है। तो ये हम बात करें तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह देश जिसने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स आप सबको पता है कि इस कोरोना महामारी के दौर में जो वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है उसमें अगर हम कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है, जो भारत का एक वर्जन है, ये वैक्सीन भारत में ही बनाई गई है। और दूसरे तरह की वैक्सीन की बात करें जो काफ़ी प्रचलन में है वो है कोविशील्ड। तो कोविशील्ड जो है ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेना के द्वारा ये बनाया गया है और उसमें इंडिया की जो कंपनी है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यहाँ पे उसका उत्पादन करती है। और तीसरे तरह की वैक्सीन की अगर हम बात करें तो वह है स्पुतनिक 5 जो रसिया से आयात की गई है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स कोवैक्सीन की, तो उसके आयात को मंजूरी देने वाला जो देश है वो हाल ही में वो है ब्राज़ील। ये आपको याद रखना है कि ब्राज़ील ने हाल ही में कोवैक्सीन को आयात को मंजूरी प्रदान की है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये पुणे से ये प्रोजेक्ट जिसे पर्यावरण दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है इसका नाम है E100 पायलट प्रोजेक्ट्स। ये पर्यावरण और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और उस दिशा में एक बड़ी पहल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पुणे में एक वर्चुअल मीटिंग में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6.82 सेकेंड में पूरा कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड्स ये एक एथलेटिक्स से संबंधित प्रश्न है। एक महिला एथलीट है जो नीदरलैंड से बिलोंग करती है। उन्होंने 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर की दूरी 29 मिनट 6.82 सेकेंड में पूरा करके एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया है। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सिफान हसन। ये आपको याद रखना है। अक्सर इस तरह के प्रश्न, नाम से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस दिन मनाया जाता है? ये आप सबको पता है, ये काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है जो 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं कि पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता, हमारा कर्तव्य और इसे कैसे संरक्षित किया जाए, इस दिशा में हम सोचते हैं और अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC, ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स ये जो महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इससे लाभ उनको होगा जो EWS कैटेगरी के अंतर्गत जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो छात्र आते हैं और जो SC, ST और पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो अपने करियर को एक नया दिशा दे सकते हैं और उनके तैयारी के लिए एक तरह से कोचिंग देने की बात की जा रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ये आपको याद रखना है। ये स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है जो अक्सर PCS एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं।
अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी एक दिवस से संबंधित प्रश्न है फ्रेंड्स। तो हम खाद्य सुरक्षा दिवस की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देखोगे कि विश्व के, अगर हम पिछड़े देशों की बात करें तो वहाँ भी आज भी खाद्य की जो खाद्य संकट की स्थिति का लोग सामना कर रहे हैं। बच्चे वहाँ पे कुपोषित होते हैं। तो खाद्य सुरक्षा के प्रति, कि हमें हेल्दी फूड मिल सके और हम लोगों को मुहैया करा सके और उसके प्रति जागरूकता फैला सके, तो इसके लिए हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो ये हम 7 जून को प्रतिवर्ष मनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया? तो फ्रेंड्स इस जहाज का नाम है INS संध्यांक। ये आंसर है, ये आपको याद रखना है कि इस जहाज का नाम INS संध्यांक है। और यहाँ पे दोस्तों आपको अगर ये कन्फ्यूजन होगी कि ये जहाज जो नौसेना में यूज किया जाता था, कोस्ट गार्ड में यूज किया जाता था, जो 40 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो गया, तो इसका काम क्या था? इसका हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जो सर्वे होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जल के अंदर कहीं भी अगर खनिज की संभावना है या फिर तेल की संभावना है, तो इस तरह के खोज वहाँ पे इन जहाज के माध्यम से की जाती थी। तो अभी हाल ही में नौसेना के द्वारा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने वाला जो जहाज 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया, उसका नाम है INS संध्यांक। ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात कर रहे थे भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर जो महेश कुमार जैन, जिनको अस्थायी रूप से कार्यवाहक गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है अगले 2 साल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है? तो फ्रेंड्स यहाँ आपको याद रखना है नाम चंद्रशेखर घोष का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, जिनको MD और CEO के रूप में फिर से एक एक्सटेंशन दी गई है, इनकी पुनर्नियुक्ति की गई है। किस बैंक के MD और CEO के रूप में? तो आपको ये याद रखना है बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में इनकी पुनर्नियुक्ति की गई है। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने हेतु दुनिया भर के सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की कितने मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हम जिस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, सारा विश्व इस महामारी के दौर से गुजर रहा है। और अगर हम बात करें तो हम एक दूसरे के प्रति जो हम व्यापार करते हैं या फिर जो टूरिज़्म का क्षेत्र है, ये सारी चीज़ें अभी एक तरह से स्थिर हो गई हैं। ठीक है, एक स्टैग्नेशन का फेज अभी पूरी दुनिया में व्याप्त है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो अभी कुछ महीनों पहले जो नवनिर्वाचित हैं, जो बाइडन, जिनको आप सभी जानते हैं, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, उसके बाद जो बाइडन एक नए राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण किया अमेरिका में। तो इन्होंने कोरोना महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की और 500 मिलियन खुराक दान करने की घोषणा इन्होंने हाल ही में की है। तो फ्रेंड्स, ये कोरोना महामारी से निजात पाने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है। अगर हम बात करें तो विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं फ्रेंड्स जो वैक्सीन की खर्च को वहन नहीं कर पाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है? तो फ्रेंड्स, ये विदेशी प्रतिबंध की अगर हम बात करें तो एक दूसरे देश से जो हम व्यापार करते हैं, तो आए दिन आप देखते हो कि एक देश दूसरे देश पे एक प्रतिबंध एक थोप दिया जाता है उसके द्वारा, या उसके अगर जो गतिविधियां हैं वो अगर उसके खिलाफ है, मानदंडों पे खरे नहीं उतर रहे हैं, तो उन पे प्रतिबंध लगा दी जाती है। तो इस तरह से अभी जो चाइना की बात करें हम, तो हाल ही में चाइना ने एक नया कानून पारित किया है जिसने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून के रूप में देखा जा रहा है। अगर हम बात करें अमेरिका और चाइना की, तो इन दो देशों के बीच आए दिन आप काफ़ी पहले से ही देख रहे हो, हमेशा एक प्रतिस्पर्धा की स्थिति रहती है और एक ट्रेड वार की स्थिति इन दोनों देश के बीच बनी रहती है।
तो चाइना इन सब चीज़ों से जो प्रतिबंध उनके ऊपर अमेरिका लगाता है, या फिर अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन के या यूरोपियन संघ के जो देश हैं वो चाइना पे आए दिन जो प्रतिबंध लगाता है, तो उससे बचाव के लिए इसने अब एक नया कानून पारित किया है, ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्ति प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस संजय यादव को नियुक्ति प्रदान की गई है। और ये नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंग्लैंड के किस बॉलर ने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़कर देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड्स, ये हैं जेम्स एंडरसन, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सबसे ज़्यादा मैच खेलने का नया रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम कर लिया है। तो ये स्पोर्ट्स सेगमेंट से इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह राज्य सरकार जिसने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को हाल ही में लॉन्च किया है? तो फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हम कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो परेशान हैं वो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, जिनका किसी संगठन से उनका कोई संगठित रूप नहीं है, उनके पास ऐसा कोई कार्ड नहीं है जिससे उनको आइडेंटिफाई किया जाए, तो वो लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। उनको किसी तरह की सहायता राशि भी मुहैया नहीं कराई जा सकती है। तो इस दिशा में कदम उठाते हुए गुजरात सरकार ने इस तरह का एक नया पहल शुरू किया है, जिसका नाम है ई निर्माण पोर्टल या मोबाइल ऐप की अगर हम बात करें तो इस पे इस तरह के श्रमिक जो हैं असंगठित क्षेत्र के, वो जाके अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं और उन्हें एक कार्ड इशू किया जाता है, श्रमिक कार्ड, जिससे वो जो भी सुविधाएं और जो भी योजनाएं उनके कल्याण के लिए लाई जाती है उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है, अक्सर पीसीएस एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में भी डिस्कस किया था कि विश्व बैंक की बात करें या फिर आईएमएफ की बात करें या फिर जो रेटिंग एजेंसियां हैं, क्राइसिल हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हैं, तो ये जो रेटिंग एजेंसियां हैं या फिर जो शीर्ष मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे, तो ये लोग प्रत्येक देश की, अगर हम यहाँ भारत की बात कर रहे हैं तो इसके जो जीडीपी में विकास दर होती है वो कितना वृद्धि करेगा या कमी होगा, इस तरह का अनुमान प्रोजेक्ट करते हैं हर फिनेंशियल ईयर में। तो अभी हम भारत की अर्थव्यवस्था की 2022 की बात कर रहे हैं, तो उसमें 7.5% की वृद्धि की बात की गई है विश्व बैंक के द्वारा, जो 2022 का जो फिनेंशियल ईयर है उसके अगेंस्ट में इस तरह का अनुमान लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी आज जो हमने वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस किया, जो एक सप्ताह के क्वेश्चनों का संकलन हमने किया था, उसको हमने अभी डिस्कस किया और आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। और फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और भी लोगों को इस चैनल के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम एक परिवार के रूप में और डेवलप हो पाएँ और मैक्सिमम लोग इससे लाभान्वित हो सके। तो फ्रेंड्स, हम फिर कल हाजिर होंगे आपके समक्ष टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ, जो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा और डेली के डोज के नाम से होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। आप सुरक्षित रहें, धन्यवाद।